वैदिक युग का जो अर्थनैतिक जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी वो 4 प्रकार की क्लास पर आधारित था। पहला था जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास, दूसरा था वॉरियर। इंटेलेक्चुअल क्लास था जो समाज को बुद्धि से सेवा करता था। वॉरियर जो क्लासेस था वो समाज को अपने शारीरिक सामर्थ्य या बल से समाज की सुरक्षा व्यवस्था करता था। और एक था बिजनेस क्लास जिसको कैपिटलिस्ट कहते हैं। बिजनेस क्लास क्या करते थे, वे अपने मैनेजमेंट के माध्यम से समाज को परिचालना करते थे। मैनेजमेंट क्या, जैसे एक जगह की सामान को दूसरे जगह भेजना। जैसे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो चीज नहीं हो रहा, जो फसल नहीं हो रहे हैं, उसको अन्य जगहों से भंडारण करना, ये हुआ मैनेजमेंट। तो कैपिटलिस्ट का काम ही था कि समाज के वो भी भूभाग या देश का वो भूभाग जहां पर जो चीज की कमी है और जहां पर जो चीज की अधिक्य हो, तो जहां पर जिस चीज की अधिकता है वहां से सामान को दूसरे जगह जहां पर उसकी कमी हो वहां पर भंडारण करना ही कैपिटलिस्ट, यानी कैपिटलिस्ट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे बिजनेस क्लास, वैश्य वर्ग, उनका काम था। और श्रमिक जो होते थे श्रम से काम करते थे। तो ये क्या है कि एक समय था कि वो वर्ण व्यवस्था में ये उत्तराधिकारी होते जाते थे। जैसे कि इसमें कोई कृषक था तो कृषक का बेटा भी कृषि के काम में लग जाते थे। कोई गोल्ड स्मिथ है, माने ये जितने हमारे जो है समाज के जो सहयोगी वर्ग हैं, जैसे औद्योगिक श्रमिक जिसको इंडस्ट्रियल लेबर कहते हैं, दूसरा हो गया जिसको कारपेंटर कहते हैं, जिसको बढ़ई कहते हैं, लोहार कहते हैं जिसको ब्लैक स्मिथ कहते हैं, सोनार गोल्ड स्मिथ, और जो घड़ा बनाते हैं मिट्टी से जो सामान उनको कुम्हार कहते हैं जिसको पोटर्स कहते हैं अंग्रेजी में। और एक होते हैं वैद्य डॉक्टर जिसको फिजिशियन कहते हैं। और एक प्रकार का क्लास जिसको किरानी कहते हैं, क्लर्क। तो इतने प्रकार से हमारे समाज श्रेणी में विभक्त था। और प्रायः हमारा जो प्राचीन जो व्यवस्था थी वो एक सिस्टम पर आधारित था और उनके उत्तराधिकारी जो होते थे वही काम में लग जाते थे, इसलिए किसी प्रकार का इकोनॉमिक इम्बैलेंस नहीं होता था। अब आया वैदिक युग की भारतीय अर्थनैतिक व्यवस्था, तो उसमें भी लगभग यही बात रही। लेकिन अंग्रेजों की जो शासन काल था इसमें बिल्कुल उलट पुलट हो गया। उसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने किरानी वर्ग तैयार किया, क्लर्क जिसको कहते हैं। क्लर्क क्या करते हैं, जो ऑफिसर्स बोलते हैं उसको उनके बातों को क्रियान्वित करते हैं लिख करके। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो आईसीएस जो था, इंडियन सिविल सर्विस, वो एक मध्यम वर्ग तैयार किया था। ब्रिटिश लोगों ने बहुत चालाकी से, वो न ब्रिटिश रह गए थे न इंडियन रह गए थे, वो बीच वाले व्यक्ति रह गए थे। वो ब्रिटिश भी नहीं थे। अगर ब्रिटिश रहते तो भारत के लोग मूवमेंट करते उनके अगेंस्ट में, जो जनसाधारण थे उनके अगेंस्ट में एक आंदोलन खड़ा करते। आंदोलन भी नहीं खड़ा कर सकते थे क्योंकि वो ब्रिटिश जैसे भी नहीं लगते थे। और वो क्या थे, वो बिल्कुल इंडियन भी नहीं रह गए थे। अगर सिर्फ इंडियन रहते तो ब्रिटिश की बात नहीं मानते, इसलिए थर्ड पार्टी तैयार किया उन्होंने, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। और इंडियन सिविल सर्विस के माध्यम से ही डिवाइड एंड रूल की परिकल्पना किया था अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज जब आए तो क्या हुआ कि जब उनकी जो शासन को क्रियान्वित करने के लिए किरानी वर्ग पैदा किया, तो क्या हुआ कि वे अपना ईस्ट इंडिया कंपनी लॉन्च किए भारत में। हालांकि उन्होंने व्यापार करने के लिए ही भारत में आया था।
जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लाए तो क्या हुआ कि घड़े घड़े के जगह पर स्टील का बर्तन बनने लगा, एल्युमिनियम का बर्तन बनने लगा। और जो हैंडलूम का जो व्यवस्था थी, वो क्या हुआ, मशीन के माध्यम से कपड़े तैयार होने लगे। मिट्टी का बर्तन के जगह पर एल्युमिनियम का बर्तन यूज करने लगे लोग। कपड़े जो अपने खुद जो यहाँ के जो एक वर्ग जो तैयार करता था, बुनकर जिसको कहते हैं, वो कपड़े का बाजार में मांग कम होने लगा। इसलिए लोग जो है अंग्रेज का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कपड़े वो पहनना शुरू कर दिए। इस प्रकार से जितने हमारे जो प्राचीनतम जो व्यवस्था थी, जो प्राचीनतम व्यवसाय था, ट्रेडिशनल हमारे जो कम्युनिटी था, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। और उसको खत्म होने के बाद में क्या हुआ कि जो वो सब व्यापार छोड़ करके लोग कृषि पर आ गए, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है, क्योंकि चाइना का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी कृषि योग्य भूमि भारत से कई गुना % कम है चाइना के पास। तो इसलिए अधिकांशतः लोग कृषि अर्थात जो कृषि पर भार अधिक पड़ गया, 70% लोग कृषि पर आधारित हो गए। और इसमें क्या हुआ कि देशीय शिल्प उद्योग नष्ट हो गया। जो हमारी देश का जो शिल्प व्यापार था, उद्योग था, कारखाने थे, सब नष्ट हो गए। क्यों नष्ट हो गए? क्योंकि उनका डिमांड कम होने लगा। अंग्रेजों ने इतना, वो तिकड़मबाज भी थे ना, वो कुशल शासक थे। वो ये न किन प्रकारेण भारत के हर एक उद्योगों को चौपट कर, जो प्राचीन जो धंधा था उसको खत्म कर दिया लोग लोगों ने, एक विशेष शैली से। और जनसंख्या में वृद्धि भी होने लगा, स्वाभाविक है। जनसंख्या में वृद्धि हुआ तो जमीन का बंटवारा होने लगा। जैसे मान लिया जाए, इसके लिए उदाहरण देने की जरूरत नहीं। मान लीजिए काश्मीर दास जी का 100 बीघा जमीन है, तो उनके 2 बेटा हैं, तो दोनों का 50-50 बीघा है। अगर उनके 5 बेटे हो गए बाई चांस, तो कितना जमीन पड़ेगा? 5-5 बीघा जमीन पड़ेगा ना, या 10 बीघा जमीन पड़ेगा। अच्छा नहीं, उनके नाती पोता 50 बीघा तो ऐसे ही हो गया, बट गया दोनों में। तो ऐसे ही हुआ। तो भारत की जो जनसंख्या में वृद्धि तो हुई और जमीन के भी बंटवारे होते गए। जिनके दादा परदादा के पास 500 बीघा खेत था, आज एक पोते और नाते के पास 5 बीघा जमीन है, क्योंकि बट गया सभी जमीन। और वास्तव में खेत को बेच बेच करके लोग जमीन शहर में लेना शुरू कर दिए। जब सभी शहर में जब बस गए लोग, तो घर आना जाना कम हुआ, गांव का जमीन भी बेच डाले लोग, और बहुत लोग तो भूमिहीन भी हो गए। तो ऐसा ही स्थिति होते गया। अब बात है कि किसी उन्नत अर्थनीति का वैशिष्ट क्या होगा, एक पॉइंट है इसी में। तो उसमें कहते हैं, बाबा कहते हैं, प्राउटिस्ट इकोनॉमी कहते हैं कि किसी भी कृषि व्यवस्था का मापदंड यही होगा, उन्नत कृषि व्यवस्था की मापदंड यही होगा कि 30 से 40% लोग ही टोटल पॉपुलेशन का प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित होंगे, प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन आज अभी भी अधिकांश लोग कृषि पर आधारित है। अब तो 70% से कुछ कम हो गया लोग, अब 60% पर चल रहा है। लेकिन 60% पर भी चल रहा है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा है। वो भी उन्नत किस्म का व्यवस्था से नहीं वो कृषि हो रही है, वो पुराने तरीके से ही कृषि व्यवस्था हो रही है। उसके बाद कुछ लोग क्या होते हैं कि जो लोग कृषि करते हैं, तो सालों भर कृषि का काम नहीं रहता है।
वे लोग बेकार घर पर पड़े रहते हैं, उनके पास और कोई धंधा नहीं रह जाता है। तो इसलिए क्या होगा कि उनकी शक्ति का अपचय होता है, माने उनके अंदर में जो क्षमता है उसका ह्रास होता है, यही कारण है। तो इसमें एक अर्थनीति को बैलेंस करने के लिए बाबा ने एक पॉइंट दिया है, और आप लोग इसको कभी सुने भी होंगे सेमिनार क्लास में, कि 30 से 40% लोग एग्रीकल्चर पर होंगे और 20 से 30% लोग एग्रीको इंडस्ट्रीज पर निर्भर होंगे, जिसको कृषि शिल्प कहते हैं। कृषि पर आधारित जो उद्योग होगा उसको कृषि शिल्प कहते हैं। तो इस पर कितने होंगे? 20 से 30% लोग। और एक होंगे एग्रीको इंडस्ट्रीज, जिसको कहते हैं कृषि सहायक शिल्प। कृषि सहायक शिल्प जैसे कुदाल, ट्रैक्टर, जेसीबी, थ्रेशर, धान काटने का बड़ा मशीन है ना, सरसों को अलग कर देना, उसके बाद मूंग को अलग कर देगा, चने का दाल अलग कर देगा। इतनी इतनी अत्याधुनिक तकनीक की जो मशीन है उसी को कहते हैं कृषि सहायक शिल्प। कृषि में उसका माने वो सहायक करते हैं। तो इस पे इसका जो उद्योग होगा उसमें कितने % लोग काम करेंगे? मात्र 20% लोग काम करेंगे। और चौथा है जनरल ट्रेड्स, कॉमर्स, व्यवसाय, जो मैनेजमेंट का काम करेंगे, ट्रेड का काम करेंगे, व्यापार का काम करेंगे। तो मात्र 10% पॉपुलेशन, पूरे जनसंख्या का सिर्फ 10% ही बिजनेस का काम करेंगे, व्यवसाय का काम करेंगे। लेकिन आज अब धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। छोटे बड़े सब दुकान लेकर के बैठ गए हैं, कोई मैनेजमेंट का सवाल ही नहीं। अगर एक जगह दुकान से अगर काम हो जाए तो उसके लिए 10 दुकान खुला गया है। अगर 10 कपड़े छोटे छोटे दुकान को एक दुकान बना दिया जाए तो एक ही मैनेजर से काम चल जाएगा। तेज शक्ति का ह्रास हो रहा है। लेकिन कारण इसके पीछे है, जिसको बाबा बाद में इसी चैप्टर में बताते हैं। और पांचवा होगा व्हाइट कलर जॉब, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर होंगे, है ना, जैसे डीएम हो गए, उनके नीचे का अधिकारी वर्ग हो गए, जो काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को लेकर काम कर रहे हैं, और या स्टेट गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, या डिफेंस का काम कर रहे हैं, ये हो गए व्हाइट कलर जॉब। क्योंकि ये जितनी प्रकार की व्यवस्था है उसको चलाने के लिए, और सब में व्हाइट कलर जॉब की जरूरत पड़ेगा ना। जैसे एग्रीकल्चर है तो कृषि विशारद लोग जो होंगे, कृषि विशारद का मतलब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, तो उसकी भी तो एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उसी 10% से कुछ % लोग आएंगे इसमें, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। यानी प्राउटिश इकोनॉमी का जो ज्ञाता होंगे, उसके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर को चलाने के लिए कितने व्हाइट कलर जॉब की जरूरत है, तो उसमें जॉब करेंगे। कितने एग्रो इंडस्ट्री चलाने के लिए कितने व्हाइट कलर जॉब, कितने लोग उसमें एम्प्लॉय होंगे, ये डिसाइड करेगा एग्जीक्यूटिव बॉडी या जुडिशियल एग्जीक्यूटिव बॉडी डिसाइड करेगा। और कितने इसे जो जनरल ट्रेड्स होगा, तो जनरल ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होगा। जैसे आयकर विभाग है ना, हालांकि आयकर विभाग नहीं रहेगा, कर विभाग होगा, लेकिन आयकर विभाग नहीं रहेगा प्राउटिस्ट इकोनॉमी में। इनकम टैक्स नहीं रहेगा, यही तो विशेषता है प्राउटिस्ट इकोनॉमी का। एक बार कैलकुलेट किया गया कि जितना इनकम टैक्स होता है लोगों को कलेक्ट किया जाता है, जितने लोगों की इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, और जितने इनकम टैक्स वसूलने के लिए जो मैकेनिज्म डेवलप किया गया है,
तरह तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है या एम्प्लॉय है, उनको वेतन देने में सारा पैसा चला जाता है। माने भारतवर्ष में जितने इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं और इनकम टैक्स की जो व्यवस्था करने में जो सरकार जो मैकेनिज्म तैयार किया है, जो भी अलग अलग पदवी तैयार किया है, उसको भी तो पेमेंट देना पड़ता है ना। तो उसको पेमेंट देने में कहीं इससे अधिक अधिक ही खर्च हो जाता है या लगभग समान हो जाता है। तो उससे फायदा क्या? उससे क्या फायदा है जनसाधारण को? कुछ फायदा नहीं होता है। तो इसलिए इतने लोगों को रोजगार मिला तो कोई जरूरत है कि लोगों का टैक्स लेकर के रोजगार दे, लोगों को इनकम काट करके रोजगार दे? अभी देखा जाए आगे की ओर, तो इसमें जनरल ट्रेड और कॉमर्स पर जितने बिजनेस होगा, सबको भी व्हाइट कलर जब का उस पर एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो हो सकता है कोई अपने में मिलावटी कर दे। सीमेंट बना रहा है, सीमेंट में कुछ ऐसा मटेरियल मिला दे, पुल का आयु है 100 साल या 200-300 साल, तो 25 साल में ही उठा जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव, वही व्हाइट कलर जब से हो रहा है दर्ज, इसी कारण हो रहा है, क्योंकि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का अभाव है। तो इस प्रकार से हमारी जो सुसामंजस्य अर्थनीति होगी। एक पॉइंट में आता है कि उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण कैसे होगा। तो इसमें बाबा हमेशा आधुनिकीकरण को एक्सेप्ट किए हैं। कहते हैं कि जो जिस युग में जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, उसका अधिकतम उपयोग होना चाहिए। तो अगर मान लिया जाए हमारे पास धान कटने का मशीन है, तो हम क्यों कटने वाले लोगों को, जो श्रमिक लोगों को इतना मेहनत करना पड़ता है? अब प्रश्न उठता है कि अगर श्रमिक लोग काम नहीं, उनको काम या धंधा नहीं मिलेगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगार हो जाएंगे तो भूखे पेट मर जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट इकोनॉमी समाधान देता है। वो समाधान देता है कि उनको भी तो कोई ना कोई रोजगार दिया गया है। हो सकता है उनको एग्रो इंडस्ट्री में रोजगार दिया गया हो सकता है एग्रीको इंडस्ट्री में रोजगार दिया गया हो, कोई ना कोई सेक्टर में उनको रोजगार दिया जाएगा, बाकी काम मशीन करेंगे। तो कहते हैं कि आधुनिक यंत्रों का व्यवहार अत्यंत आवश्यक है, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर इत्यादि। और चौथा पॉइंट में है कि जो बिचौली होंगे, बिचौलिया, हाँ, उन्हें कहते हैं जो अपना जमीन दूसरे को देकर खेती करवाते हैं, अपना जमीन दूसरे को देकर खेती करवाते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा लेते हैं, अधिक से अधिक मुनाफा कमा लेते हैं। इवन जब बारिश नहीं होती है या सिंचाई नहीं हो पाती, जिसके कारण फसल मर भी जाता है, तो बदले में उस कृषक का बहुत बड़ा शोषण भी हो जाता है। तो ये सब जितने पॉइंट है उसका समाधान करने की कोशिश किए हैं इस कृषि विप्लव चैप्टर में। तो इनको कहते हैं दलाल या परिजीवी। तो कहते हैं कि जो प्राउटिस्ट का जो एग्रीकल्चर जो सिस्टम होगा, इसमें दलालों का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो उसमें क्या है कि बाबा कोऑपरेटिव को एक भूमिका दिए है, बहुत अहम भूमिका होगी कोऑपरेटिव को। और इस समवाय के द्वारा ही, जिसको हिंदी में समवाय कहते हैं, कोऑपरेटिव को सहकारिता भी कहीं कहीं कहते हैं, लेकिन वास्तव में समवाय जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगा कोऑपरेटिव का, है ना। तो कोऑपरेटिव क्या करेगा कि जो स्किल्ड लेबर होंगे, जिसके पास दक्षता होगी, उनको रोजगार देगा। और क्या करेगा कि वो हर एक प्रकार का, चाहे वो एग्रो इंडस्ट्रीज हो, चाहे एग्रीको इंडस्ट्रीज हो,
सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना करके इस कुशल श्रमिकों को रोजगार देकर के उनकी दैनंदिन जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसका समाधान कर देगा। यह है कोऑपरेटिव का लक्ष्य। इसमें बाबा एक इसी चैप्टर में एक उदाहरण देते हैं चाइना और भारत की समस्याओं पर। कहते हैं कि जो चीन में जो एग्रेरियन रिवॉल्यूशन का फेज आया था, चीन भी कृषि विप्लव एक समय, हालांकि संतोषजनक कृषि विप्लव नहीं था वहां का, क्योंकि उसके पास में कृषि का जमीन बहुत कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, पहाड़ बहुत ज्यादा है, मिट्टी बहुत कमजोर है। जितना उपजाऊ भारतवर्ष की मिट्टी है, भारतवर्ष की मिट्टी की विशेषता यह है कि पथरीली मिट्टी में भी अच्छे से सिंचाई करके खाद पानी डाल दें तो वहां पर भी फसल उग जाते हैं। लेकिन चाइना की मिट्टी के साथ ये व्यवस्था नहीं। उसी भूमि पर चाइना को ऐसे ही पथरीली मिट्टी पर जमा उसको फसल लेने के लिए उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसे ज्यादा उसमें व्यय करना पड़ता है। लेकिन भारत के साथ नहीं है। लेकिन भारत के नेताओं ने यहाँ को चाइना के साथ अपनी भारत की कृषि व्यवस्था को तुलना की है, जो कि बाबा कहते हैं कि बिल्कुल ये निरर्थक बातें थी। चाइना की समस्या कुछ और है और भारत की समस्या कुछ और है। चीन के पास कृषि व्यवस्था की उन्नति कर बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य आपूर्ति करने के लिए उसके साथ साथ निम्नलिखित चैलेंज को ग्रहण करना पड़ा था। पहला कि कृषि कार्य में कुछ अधिक लोगों को नियोजित करना था, वो नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे और उनकी मजबूरियां थी। और कृषि शिल्प उद्योग का विस्तार कर बाकी लोगों के लिए कर्म संस्थानों की व्यवस्था कर देना, ये भी समस्या थी। क्योंकि उसके पास में जब कृषि का प्रोडक्शन नहीं होगा तो कृषि शिल्प कैसे उद्योग खुलेंगे? कृषि का प्रोडक्शन है नहीं। मान लिया जाए कपास का प्रोडक्शन नहीं है तो कॉटन फैक्ट्री का कहां से होगा? जो धंधा लग नहीं सकता है। तो ये उसके सामने समस्याएं थी। और चीन की समस्या थी कि विराट जनसंख्या को खिलाना संभव नहीं था और उसके लिए उसकी जनसंख्या को खाद्य आपूर्ति करने के लिए उतना उसके पास खाद्य संसाधन भी नहीं उपज पा रहे थे। ये समस्या थी। लेकिन भारत के साथ समस्या कुछ और है। भारत की जितनी समस्याएं सभी पॉलिटिकल है। भारत के पास नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा, भारत की प्रकृति की गोद में सब कुछ है। पहाड़ पर्वतों से जल का स्रोत बहुत काफी है, नदियों का जाल बिछा हुआ है पूरे भारतवर्ष में, इवन पहाड़ी से लेकर के तराई क्षेत्र तक। और क्या क्या है कि शिल्प कारखानों का प्रसार कर भूमि पर वर्तमान जनसंख्या के दबाव को कम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। दूसरी समस्या क्या है कि भारत की समस्या का समाधान करने के लिए जमीन की छीना झपटी के लिए किसी दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण करने की जरूरत नहीं है। ये बाबा आज से कितना साल पहले बोले थे दादाजी गुणेंद्रानंदा? ये चैप्टर कितने साल पहले बोले थे बाबा? मैंने देखना पड़ेगा। हम सोचे कि मुझे भी इसमें नहीं आया था ना। मुझे लग रहा है कि बाबा इसको 70 नहीं, ये 79 या 80 के करीब दिए हों। जी दादा। हाँ दादा, 79 के बाद हुआ, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो 79 के बाद जिस समय आपको पता है चाइना और इंडिया का एक अलग सेंटिमेंट उपनीत हो रहा था, उसमें डेवलप हो रहा था सेंटिमेंट।
चाइना इंडिया के साथ, क्योंकि युद्ध भी हुआ था चाइना और इंडिया के साथ। तो बाबा कहते हैं कि ये जितने प्रकार की समस्याओं भारत के जो लीडर दिखाते हैं इसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन ये जो बाबा ये भी कहते हैं कि भारत के लोगों को, यानी भारत के जितने जो प्लानिंग मेकर हैं उनको अंतर्देशीय उत्पादन बढ़ानी पड़ेगी। अंतर्देशीय उत्पादन का मतलब ये हुआ कि हमारे देश के अंदर में ही इतनी रिसोर्सेस है कि बाहर से कम आयात किए बिना हम बहुत कुछ यहाँ डेवलप कर सकते हैं। ये भारत की साथ में एक बहुत बड़ी विशेषता थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो इसकी समाधान करने के लिए बाबा ने एक विशेष करके एक कृषि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए कुछ नियमावली दिए हैं। तो इसमें बाबा कहते हैं कि उत्पादन वृद्धि हेतु सर्वप्रथम इकोनॉमिक जो होल्डिंग है, इकोनॉमिक होल्डिंग माने आर्थिक स्रोत, जिस भूमि से ज्यादा आर्थिक स्रोत आते हैं उसका अर्थ है कि इनपुट से आउटपुट ज्यादा होना, माने लागत से अधिक हम कमा सकते हैं। जैसे 2 रुपया का लागत हुआ तो 10 रुपया उसमें से हम कमाए, तो इनपुट अधिक हो। तो ऐसे साधारण समतल पर अवस्थित भूमि को लेकर ही गठित होंगे, क्या होंगे, समवाय गठित होंगे, कोऑपरेटिव गठित होंगे, जो क्या करेंगे कि जमीन में सिंचाई की व्यवस्था होगी, कृषि कार्य की सुविधा की व्यवस्था होगी, भूमि की उर्वरता और उसकी उत्पादकता की कुशल व्यवस्था करके, और जमीन का मालिकाना बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि जमीन के मालिकाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किसी के पास 1000 बीघा भी खेत है आज के समय में, लेकिन जिसके पास 1000 बीघा खेत है, एक मुखिया जी, देखिए हम लोग तो ऐसे तो समाज में घूमते रहते हैं ना, एक मुखिया जी के पास 300 बीघा जमीन था। तो मुखिया जी कहते हैं कि दादाजी आप लोगों की संस्था से कोई व्यवस्था है तो बताया जाना, हमारा लगभग आधा जमीन पड़ती रह जाता है। इसका मतलब ये है जिसके पास जमीन है वो भी तो चाहता है। तो इसमें कहते हैं, बाबा कहते हैं कि मालिकाना की बड़ी बात नहीं है, प्रश्न है कि जितने कृषि रिसोर्सेस है, योग्य भूमि है, उस पर उत्पादकता को बढ़ाना, वो खाली न रह जाए। जब उत्पादन अधिक बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि उसका बाजारीकरण होगा, वो बाजार में जाएंगे। और एक ओर से हमारी जो व्यवस्था है लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने का, लोगों की जब क्रय क्षमता बढ़ेगी तो वास्तव में जो बाजार में जो सामान जाएगा तो उसको खरीदेंगे लोग, जो खरीदेंगे तो भूखमरी नहीं होगा, कोई खाए बिना मरेगा भी नहीं। तो ये है। अब दूसरा है कि सामूहिक परिचालना, यानी सामूहिक संस्था के हाथ में जमीन परिचालना का भार देने के कारण इसको 2 बराबर भाग में विभक्त किया गया है। पहला स्तर में कि जितने सबों को कोऑपरेटिव के लिए अपने जमीन देने के लिए आह्वान करना होगा, पहले एडवर्टाइजमेंट करना होगा कि भाई जिसकी जिसकी जमीन है वह कोऑपरेटिव के लिए दें, ऐसा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। ये पहले स्तर में। और दूसरे स्तर में होगा कि सबों को समवाय में योगदान करने के लिए आह्वान करके, तीसरे स्तर में 3 प्रकार की प्लानिंग होगी। पहली प्लानिंग होगी कि एक परिवार को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है, जितनी जमीन की आवश्यकता है, और दूसरी होगी कि स्वयं जितनी खेती कर सकें, स्वयं जितनी खेती कर सकें। ये 2 बात इसमें आ रही है तीसरी चरण में, कि एक परिवार को चलाने के लिए जितनी जमीन की जरूरत है, मान लीजिए एक परिवार को चलाने के लिए 10 बीघा जमीन की जरूरत है या 5 बीघा जमीन,
पहला प्लानिंग होगी। दूसरा प्लानिंग है कि उसमें से जो उनके जो मेंबर होंगे वो कितने जमीन पर खेती कर सकते हैं, ये दूसरा प्लानिंग होगा। ये इस प्रकार की सर्वे होगी, ये प्लानिंग बाबा दे रहे हैं प्राउटिश इकोनॉमी के तहत। और इसमें चौथे स्तर में मलिकाना या कोई छीना झपटी भी नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि मनुष्य का इतना मन विकास कर जाएगा, इतना डेवलप हो जाएगा कि क्षुद्र स्वार्थ को छोड़ करके एक इस भौमिक जो समाज का जो साधारण जो संपत्ति है, जो पूरे यह मानवता के लिए है, यह किसकी प्रॉपर्टी है? परमात्मा का है, परमात्मा का दिया हुआ है। उस प्रकार से लोग सोचने की बात करेंगे और सीखेंगे। और इस तरह का परिवर्तन लगभग एक दिन में नहीं आएगा, इसके लिए मानसिक तैयारी की जरूरत पड़ेगा, इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। माइंड की जो पेरिफेरी को बदलना होगा, माइंड की पेरिफेरी को चेंज करना होगा, उसके पेरिफेरी को बढ़ाना होगा। सोचने लग जाएगा मनुष्य कि मैं जिस प्रकार का हूं वो सामने वाला भी व्यक्ति उसी प्रकार का है। वो भी जो व्यक्ति है वो भी वो मेरे ही जैसा संतान है, वो भी मेरा भाई है। क्योंकि कॉस्मिक ब्रदरहुड का इम्प्लीमेंटेशन जब तक से नहीं होगा तब तक से इस प्रकार की भावना भी जागृत नहीं होगी। और नहीं तो कोई भी अपना मलिकाना हक को छोड़ना नहीं चाहेगा। वो तो छोड़िए, एक आर होता है ना बीच में लगा हुआ, मेड़ को अंग्रेजी में यहाँ पर क्या कहते हैं? मेड़ को, जो दो खेतों के बीच में जो मेड़ होता है, यहाँ की भाषा में हाँ सीमान कहते हैं। तो सीमान को भी छोड़ना नहीं चाहते, इधर से भी काट देगा कुदाल से, इधर से भी कुदाल के काट देगा। तो उस जमीन का मालिकाना वो कैसे छोड़ सकता है? आप थोड़ा सा इमेज कीजिए। इसके लिए कहीं एक दिन में नहीं आएगा। तो वास्तव में ये जो कृषि विप्लव का मेन पॉइंट यही है। कृषि विप्लव को ये एक विप्लव तरीके से सोचना, एक नए तरीके से सोच पैदा करना ही यह कृषि विप्लव का मात्र उद्देश्य है। यही एक पॉइंट है जो इस प्राउटिश इकोनॉमी के तहत कि कृषि विप्लव का मेन पॉइंट क्या है? तो कृषि विप्लव का मेन पॉइंट यही है कि जो आज के समय में मालिकाना को लेकर के जो छीना झपटी हो रही है, मनुष्य अपने क्षुद्र स्वार्थ को त्याग देगा एक दिन, और वह जो पूरे जनसाधारण की जो संपत्ति के रूप में स्वीकार कर लेगा पूरे संपदा को। और क्या होगा? एक दिन उसके अंदर में एक विश्व भ्रातृत्व की भावना डेवलप होगी और जो लैंड का सोशलाइजेशन हो जाएगा, समाजीकरण हो जाएगा। जिसमें और आगे का भी पॉइंट है कि कोऑपरेटिव के अधीन जो कृषि भूमि होंगे उसकी जो समाजीकरण होगा, तो उसके लिए किन बातों पर ध्यान देना होगा? तो पहला पॉइंट नीतिवाद, जिसको कहते हैं मोरालिटी। अगर कोऑपरेटिव सिस्टम में नैतिकता नहीं रह जाएगी तो कोऑपरेटिव डूब जाएगी। कोऑपरेटिव क्यों डूबता है? इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे 5 लोगों ने कोऑपरेटिव की व्यवस्था की, 5 लोगों ने 10-10 हजार का शेयर लगाया, 50,000 हुआ। 50,000 जुटा करके लोगों ने मार्केट से कुछ, अगर प्रोड्यूसर को कोऑपरेटिव है तो कुछ कच्चा माल लेकर के कुछ उद्योग बैठा लिए तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव हो गया। कंज्यूमर कोऑपरेटिव का मतलब होता है मार्केट से कुछ माल लेकर के उसको बेच देना, ये हो गया कंज्यूमर कोऑपरेटिव। तो या कंज्यूमर कोऑपरेटिव हो या प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, ये मायने नहीं रखता है। इसमें है कि 5 लोग मिल करके जो 50,000 जो इकट्ठा किए, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सबका स्किल समान होगा। कोई उसमें ज्यादा स्किलफुल होगा, किसी का बुद्धि ज्यादा तेज चल रहा होगा। तो ज्यादा जो बुद्धि तेज वाला है व्यक्ति, उसके अंदर में अगर नैतिकता नहीं रहेगा
तो सोचेगा कि ये मेरे बुद्धि पर ये काम हो रहा है, उससे अच्छा है कि इन लोगों को शेयर दे दूं मैं और अपना ही व्यवसाय खड़ा कर लूं। तो सबको शेयर बांट देगा अपना अपना, और कोऑपरेटिव बैठ गया, कहेगा कि जो मैं श्रम कर रहा हूं, इसी श्रम से तो जो प्रॉफिट इन लोगों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसका उपभोग क्यों ही मैं ही ना करूं। तो इस प्रकार के नैतिकता के अभाव में कोऑपरेटिव डूब जाएगा। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट है मोरालिटी। कोऑपरेटिव क्या होना चाहिए? ये जो है उसके अंदर में मोरालिस्ट पर्सनों का, मोरालिस्ट व्यक्तियों का सहभागिता होनी चाहिए। यानी उसका जो कंट्रोलर होगा वो नैतिकवान होगा, नैतिक व्यक्ति होगा, पहला पॉइंट। दूसरा है स्ट्रिक्ट सुपरविजन, कड़ी देखरेख। अगर स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं होगा ना, तो भी कोऑपरेटिव डूब जाएगा। एक बार भारत में भी कोऑपरेटिव मूवमेंट चला था, इसलिए भारत सरकार इस समय सहकारिता मंत्रालय खोला था और कोऑपरेटिव के माध्यम से बहुत लोन भी मिल रहे थे। अभी तो मिल ही रहा है, उस समय की बात कह रहा हूँ। अभी तो लोन लेने के लिए बहुत कुछ दांव पेच करना पड़ता है, पहले लोन मिल रहा है अच्छा से, खास करके इधर थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी मिल जाता है। लेकिन आज भी कोऑपरेटिव के लिए लोन लेने के लिए सबको नहीं, जिसको ज्यादा जरूरी होता है लोन लेने, उनको नहीं मिल पाता है। मैं आपको बता दूं, जिनका बैंकिंग में ज्यादा सोर्स है, जिनको बैंक से ज्यादा उन पर विश्वास है, या जिनके पास ज्यादा पैसा है, या हो सकता है ये सब जगह की बात नहीं कर रहा, ये कहीं खास जगह की बात कर रहा हूं। लोन तो सभी जगह मिल रहा है, पढ़ने के लिए लोन मिल रहा है स्टूडेंट्स लोगों के लिए, किसानों को लोन मिल रहा है, लेकिन कोऑपरेटिव के लिए भी लोन मिला था, वो मिल रहा था और आज भी मिल रहा था। तो कोऑपरेटिव जो मूवमेंट हुआ था, तो उस समय खूब लोन दिया जा रहा था, लेकिन बाद में इसका नतीजा देखा कि सब कोऑपरेटिव खोलने वाले का कुछ व्यक्ति लोग उस कोऑपरेटिव को लूट लिया और अपना पर्सनल बिजनेस को रूप धारण कर, अपना पर्सनल बिजनेस व्यापार बना लिया उसको, जिसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो धरा का धरा रह गया, बेरोजगारी वैसा ही जस का तस रह गया, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ नहीं। तो इसलिए स्ट्रिक्ट सुपरविजन बहुत जरूरी है, कड़ी देखरेख। और कड़ी देखरेख का मतलब हो गया क्या? गवर्नमेंट से, या जो कोऑपरेटिव बनाया गया है उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाले जो होंगे, एक व्यक्ति को बनाया गया होगा डिसिप्लिन इंचार्ज, या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दिया होगा सुपरवाइजर, उनको ये देखरेख करने की जरूरत है कि कहीं जो सरसों का तेल निकाला जा रहा है, कहीं उसमें मिलावट तो नहीं कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें दूसरा तेल भर करके और यही चिपका दिया, जो कंपनी का जो पोस्ट है उसको चिपका दिया। इसी को कहते हैं स्ट्रिक्ट सुपरविजन। अभी जैसे मैं उदाहरण दे सकता हूं, टाटा नगर में गुरिंद्रानंद जी विजिट किए हैं, टाटा नगर में बहुत बढ़िया वो लोग सरसों का, कांड्रा में, टाटा नगर के बगल में बहुत ही सफल, मैं भी विजिट किया, मैं भी 2 बार विजिट किया हूं, बहुत ही सफल उन लोगों ने सरसों का तेल का एक कोऑपरेटिव खोला है। वास्तविक बात यह है कि लोगों को सबसे ज्यादा होता है अपने बच्चों से प्रेम होता है, और बच्चे लोग क्या खा रहे हैं? मार्केट का सरसों का तेल खा रहे हैं, क्योंकि कम उम्र के बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और मार्केट के सरसों के तेल में क्या क्या केमिकल मिलाया गया है आप कह नहीं सकते, लेकिन उन लोगों ने लोकल लोगों का हृदय को जीता, और ऐसा हुआ कि वो लोग सप्लाई नहीं दे पा रहे थे, इतना काफी भीड़ लगने लगी दुकान पर, क्योंकि इसके लिए तो उतना हम लोगों का मैकेनिज्म भी डेवलप नहीं हुआ, उस लेवल हाई फाई लेवल पर हम लोग कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसका उदाहरण से मैं ये कह सकता हूं कि हम लोगों का
एक्सेप्टेंस पब्लिक में बढ़ गई थी, बहुत अच्छा से। अभी हम लोग बीच में कोऑपरेटिव खोले थे चना का, सत्तू का और आटा का भी, उसका भी बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन होता है क्या कि लागत ज्यादा लग जाता है, कमा नहीं पाते। लेकिन मार्गी लोग चाहें तो कोऑपरेटिव खोल सकते हैं, लेकिन एक का स्ट्रिक्ट सुपरविजन चाहिए। और यह बाबा सबसे पहला दायित्व जो है मार्गियों को देते हैं। मान लीजिए 10 मार्गी एक ही गांव में है, तो सब लोग अपना अपना जितना गेहूं होता है, इधर गेहूं होता है कि नहीं, गेहूं होता है, तो उसको गेहूं को क्यों मार्केट में बेचेंगे, उसको आटा बनाएं, कोऑपरेटिव से उसको मार्केटिंग करें, उसको आटा बना करके सेल करें, तो लोगों को शुद्ध आटा भी मिल जाएगा और आपको अच्छा मूल्य भी मिल जाएगा। यही तो कोऑपरेटिव। लेकिन लोगों को फुर्सत नहीं मिल पाता है वैसा सब करने का, लेकिन मॉडल किसी न किसी को दिखाना होगा। तीसरा है लोगों का हृदय से समवाय को ग्रहण कराना, इसको कहते हैं होल हार्टेड एक्सेप्टेंस बाय द लोकल पीपल। होल हार्टेड एक्सेप्टेंस, तीसरा पॉइंट। जब तक से स्थानीय लोग आपके कोऑपरेटिव को हृदय से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, तो भी आपका सहकारिता सफल नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उन पर इंपोज कर रहे हैं। आज आपके सामान खरीद रहे हैं, कल दूसरे से सामान खरीदना शुरू कर देते। और ऐसा ही होता है, एक दो जगह हुआ है हमारा पटना में, खोला तो गया था लेकिन होल हार्टेड एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे लोग, इसलिए उत्थान पतन होते गया उस कोऑपरेटिव का। इसलिए जब तक से होल हार्टेड, जी दादा, क्योंकि होल हार्टेड को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हुआ, तो अब वो कोऑपरेटिव भी नहीं है। अगर कहा जाए दैट इज नॉट कोऑपरेटिव। लेकिन मैं टाटा कांड्रा का उदाहरण दे सकता हूं। तो इसमें लोगों को कोऑपरेटिव को उत्साहित करने के लिए कुछ सार्थक नमूने तैयार करने पड़ेंगे, जैसे मॉडल। और सबसे पहला मॉडल बाबा ने कहा तैयार किया था, मास्टर यूनिट्स, चक्रनेमी आनंद नगर का। उस मास्टर यूनिट में प्लास्टिक की फैक्ट्री, उस मास्टर यूनिट में टेलीविजन की फैक्ट्री, टेलीविजन की भी फैक्ट्री वहां पर खुला, उस मास्टर यूनिट में मेडिकल कॉलेज, उस मास्टर यूनिट में इंजीनियरिंग कॉलेज, उस मास्टर यूनिट में सब कुछ की व्यवस्था, उस मास्टर यूनिट में वाटर मैनेजमेंट, उस मास्टर यूनिट में इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट, उस मास्टर यूनिट में सभी प्रकार का मैनेजमेंट। तो आनंद नगर को ही बाबा ने सबसे मॉडल मास्टर यूनिट के रूप में तैयार किया था अपने जीते। मैंने अपने समय में, उनको जीना मरना, वो तो जीने मरने से ऊपर की बात, वो तो तारक ब्रह्म है। लेकिन जब तक से फिजिकल प्रेजेंस रहे बाबा, तो आनंद नगर को ही डेवलप किए। हाँ, आज की नतीजा कुछ दूसरी है, थोड़ी बीच में बहुत सारी समस्याएं भी हुई, लेकिन आज फिर पुनः दादा लोग जैसे बीएड कॉलेज शुरू किए और धीरे धीरे और भी कुछ इंस्टीट्यूशन डेवलप किया जा रहा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी और सब जगहों पर, जैसे मारलूंग एक जगह है, क्योंकि 50 यूनिट है आनंद नगर में, 50 गांवों को गोद लिया गया है, तो वहां पर भी कृषि की जा रही है। वहां की कृषि योग्य जो भूमि है उस पर आधारित जो कृषि जो की जा रही है, तो वहां से जो फसल उपजते हैं उसको आनंद नगर को फीड किया जाता है। तो इसलिए उसके लिए क्या करना होगा कि पायलट प्रोजेक्ट, मशीन स्टेशन, जल सिंचन की उपयुक्त व्यवस्था और अच्छे बीज और अच्छे कीटनाशक दवाइयों का अन्वेषण,
अच्छे बीज का अन्वेषण, अच्छे कीटनाशक दवाइयों का अन्वेषण, जो कि फसल के ऊपर जो कीट पतंगे आ जाते हैं, जो फसल को नष्ट विनष्ट करते हैं, उसके लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके उस फसल को बचाया जा सकता है। तो वो भी ऐसा नहीं कि जो आज की दवाई है उसको नहीं, उसके लिए नहीं बाबा कहते हैं, उसके लिए शस्य विनष्टकारी कहते हैं, पतंग जो फसल को, उसके पत्ते को खा जाता है। तो उसके लिए जो आज कीटनाशक, जो केमिकल कीटनाशक दवाइयां का प्रयोग किया जाता है ना, वो क्या होता है, वो हमारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर को खोखला कर रहा है। अभी भी बहुत लोग हैं जो तीसी का, सॉरी, हाँ, तीसी का जो तेल के बाद में जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दादा? रद्दी जो चीज होता है, खल्ली। तो खल्ली को, खल्ली से उसके लिए कीटनाशक दवाई का प्रयोग हम आनंद नगर में सीखे थे। वहां की रोजा लोग काम करती है ना, जो जी, खल्ली जो होता है तीसी का, तीसी, अलसी, 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 जिसको अंग्रेजी में नहीं, लेंटिन क्या बोलते हैं, लेंसिन, LELINCEEN, एस सी होता है कि एस होता है, SEEN, देखिए ना, LINSEEN, लेंसिन, लेंसिन कहेंगे उसको। तो इसको अलसी भी कहते हैं, तीसी भी कहीं कहीं कहते हैं। और अलसी का प्रयोग सब जगह नहीं होता है, न तीसी का भी प्रयोग हर एक जगह नहीं होता है शब्द में। तो यहाँ क्या कहते हैं उसको, अब जो भी हो, अलसी होती है। तो उसके माध्यम से हाँ, अब कोऑपरेटिव में दो बातें हैं। तो इसमें जी दादा, अब कोऑपरेटिव में दो बातें हैं, दो प्रकार का इसमें। जैसे मान लिया जाए कि एक हो गया जो जो अपना इंटेलेक्चुअल एडवाइस दे रहा है, तो उसको इंटेलेक्चुअल एडवाइस के लिए उसको कुछ पैसे देना होगा अलग से। उस कोऑपरेटिव का मेंबर जरूर है, लेकिन इंटेलेक्चुअल एडवाइस दे रहा है, तो उसके लिए उसका अलग शुक्र रोजाना होगा, ऑनोरेरियम जिसको कहते हैं। दूसरा कि उसी कोऑपरेटिव में जिसने अपना पैसा शेयर किया है, लेकिन वो चाहता है कि मैं इस कोऑपरेटिव में अपना श्रम दान करूं, तो उस कोऑपरेटिव के इनकम का उसके श्रम के लिए उसके लिए अलग मिलेगा, तब जाकर के कोऑपरेटिव सफल हो पाएगा। अन्यथा कोऑपरेटिव सफल नहीं। ऐसा नहीं कि हम पैसा दे दिए और बस हम उसका इनकम हम ग्रहण करते रहे, तब उसको कोऑपरेटिव सफल नहीं हो पाएगा। वो तो कैपिटलिस्ट लोग भी पैसा आपके कोऑपरेटिव में पैसा दे देंगे और आपका शोषण करते रहेंगे। और ऐसे ही मल्टीनेशनल जो कंपनियां ऐसे ही कर रही है ना। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट यही है। शेयर मार्केट एक ऐसा चीज है कि पता चला कि आज मेरे पास 10 लाख बैलेंस है, कल आप जब कंपनियां डूब जाएगी तो आपके पास कल जीरो बैलेंस हो जाएगा और माथा पकड़ करके पागल हो जाएगा। इसी कहते हैं शेयर मार्केट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी इस सदस्यों को दो प्रकार का हिस्सा मिलेगा। पहला होगा कि जिसकी जमीन जितना है
उसके परिमाप पर आधारित होगा उसका इनकम, और दूसरा जो उसके बदले में श्रम नियोग कर रहे हैं, विनियोग कर रहे हैं, उसके बदले में उनको इनकम मिलेगा। और उसमें जो कृषि का उत्पादन होगा उसमें बराबर बराबर 2 भागों में बांटना होगा। उसमें क्या करना होगा कि उसमें विशेषज्ञों को भी नियोजित करना होगा। अगर विशेषज्ञों को नियोजित नहीं करेंगे तो उसका प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, वो कम हो जाएगा। तो विशेषज्ञों को क्यों? क्योंकि जिसका खेत है उसको भी तो इनकम मिलना चाहिए। उसके बाद में कुछ ऐसे उस गांव में, शहर में जो कृषि विशारद हैं, जिसको एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या एग्रीकल्चर मास्टर कहा जाए, वैसे लड़के जो पढ़ लिख करके बाहर चले जाते हैं तो उनको भी वहीं पर रोजगार मिल जाएगा, उनको शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कोऑपरेटिव सिस्टम में बाबा कहते हैं, और कहते हैं कि स्थानीय लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कोऑपरेटिव में, है ना। और एग्रीकल्चर टैक्स के बारे में इस पॉइंट में कहते हैं बाबा, एग्रीकल्चर टैक्स कैसे दिया जाता है? एग्रीकल्चर टैक्स को बाबा कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पे के किसान एग्रीकल्चर टैक्स देते हैं पैसा से। अब बताया जाए कि किसान प्रोडक्शन करता है कोई भी फसल का, तो खेत से अपने घर लाने में कुछ उसको श्रमिकों को पैसा देना पड़ता है, या स्वयं श्रम करके उसको लाना पड़ता है घर, भंडारण करना पड़ता है। उसके पास में भंडारण के लिए जगह नहीं है, इसीलिए सेठ साहूकारों को बेच देता है कम पैसे में। यानी सेठ साहूकार लोग जितना पैसा में कहते हैं मुंह मांगा वो बेच देता है किसान, है ना। जो सेठ लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, मुंह मांगा में उसको फसल को खरीद लेते हैं। अब यहाँ पर बाबा जो है एकदम जमीनी स्तरीय उसी किसान की समस्याओं पर की बातों को समझते हैं, और कहते हैं कि बल्कि किसान पैसे के रूप में कर नहीं दे करके प्रोडक्शन कर देंगे। अगर मान लीजिए किसी किसान के पास 10 क्विंटल गेहूं हुआ, तो 10 क्विंटल की गेहूं का कीमत को निर्धारित करके 10 क्विंटल, मान लीजिए गेहूं का कीमत कितना होता है, 1 क्विंटल गेहूं का कीमत मान लीजिए 2500 या 3000 रुपये, तो 3000 हो गया, तो 10 क्विंटल गेहूं का दाम कितना हो गया? 30,000 हो गया। तो 30,000 ये हो गया मापक मूल्य। तो सरकार अब मापक मूल्य क्या टैक्स निकालेगी कि 30,000 पर कितना उस किसान से टैक्स लिया जाए। तो बाबा कहते हैं कि यह टैक्स सिस्टम बहुत ही ये हानिकारक है, किसानों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। उसके लिए क्या होगा कि उसी में से उसको फसल अंशदान कर देना होगा। जैसे मान लीजिए 30 क्विंटल है तो 30 किलो या 20 किलो जो भी माने, उसको सरकार को टैक्स के रूप में दे देना है। तो इसमें और एक पॉइंट बाबा कहते हैं, इससे क्या होगा, सरकार को बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे भूकंप कहीं आ गया, प्राकृतिक आपदा है, कहीं महामारी फैल गई, जैसे कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में सरकार जगह जगह अपना एक रिलीफ वर्क बनाया था, रिलीफ यूनिट बनाया था। तो उसके पास में कहां से आया गेहूं चावल? उसके पास भी तो कहीं ना कहीं से जो सेठ साहूकारों को बेच दिया है ये किसान, सेठ साहूकार किसान जो सरकार को, जो सरकार ने खरीदी उनके फसल को। तो इससे क्या होता है कि इंटरमीडिएरीज का काम करते हैं, दलाल का काम करते हैं कौन? बीच वाले लोग। तो जो किसान अपने फसल को 10 रुपया में बेचते हैं सेठ को, वही चीज किसान अगर दुकान पर जाता है खरीदने के लिए तो सीधे वो 20 रुपए में खरीदता है।
होता है ना। तो इसलिए ये जो दलाली जो सिस्टम है इसको हटाना चाहते हैं। इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंटरमीडियरीज। इस चीज को सिस्टम को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि कोई दलाल रहने का उसमें अवसर ही नहीं मिल रहा है प्राउटिश इकोनॉमी में। क्योंकि जिसके अंदर में उस प्रकार का स्किल मैनेजमेंट है, जो बिजनेस वर्ग है, उसके लिए भी तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का रोजगार मिल रहा है। क्योंकि प्राउटिश इकोनॉमी किसी की स्किल को इग्नोर ही नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात यह है, किसी की स्किल को, जैसे मान लीजिए आज अंबानी है, तो अंबानी के पास में क्या स्किल है? बिजनेस का स्किल। मान लीजिए प्राउटिश सिस्टम आएगा तो उसका क्या उपयोग नहीं होगा अनिल अंबानी का और मुकेश अंबानी का, अडानी का? उसके अंदर में वही स्किल है, लेकिन हाँ, उसका स्वामित्व समाप्त होगा, लेकिन उसकी स्किल, उसका रिस्पेक्ट कम नहीं होगा। इसलिए कितना साइकोलॉजिकल है प्राउटिश इकोनॉमी, बहुत साइकोलॉजिकल है। ये जन साधारण को एक्सेप्ट करने के लिए है, चीजें बनती है, जो बाबा ने जो चीज दी है। तो इसमें एग्रीकल्चर टैक्स का भी सिस्टम बाबा के अनुसार अलग होगा, और इसमें दो प्रकार का कोऑपरेटिव होगा, एक होगा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, एक होगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव जिसको उपभोक्ता कोऑपरेटिव कहते हैं, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव जिसको क्या कहते हैं? उत्पादक कोऑपरेटिव कहते हैं। तो इसमें उत्पादक कोऑपरेटिव में 3 प्रकार के एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोऑपरेटिव होगा। पहला होगा प्रत्यक्ष, जो एग्रीकल्चर पर आधारित होगा, सहकारी उद्योग, तो जिसको कृषि आधारित सहकारी उद्योग कहते हैं, जिसको वो एग्रो इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव कहेंगे। दूसरा क्या कहेंगे? कृषि सहायक सहकारी उद्योग। कृषि आधारित सहकारी उद्योग अलग और कृषि सहायक सहकारी उद्योग अलग, जिसको कहते हैं एग्रीको इंडस्ट्रीज। तीसरा हो गए गैर कृषि आधारित सहकारी उद्योग, जिसको कहते हैं नॉन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। ये भी कोऑपरेटिव के अंतर्गत चलेंगे। अब मेन पॉइंट है कि आज के समय में आज के समय में सबसे मेन पॉइंट क्या है? हालांकि अच्छा, बोर्ड तो अभी नहीं आया है लेकिन दादाजी व्यवस्था कर दिया जाएगा तो ठीक रहेगा। इसमें लिखना पड़ेगा पॉइंट, लेकिन मैं अभी बोल देता हूं कि इस संसार में जितनी कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं, जितनी भी कंट्री का, चाहे फ्रांस का हो या जर्मनी का हो या जर्मनी या ब्राजील का हो, अमेरिका का हो या यूके का हो, जितने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशंस में ये नहीं लिखा है कि संविधान आपको जीने का अधिकार देता है। ये लिखा हुआ है, भारत के भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों, या संविधान भारत के प्रत्येक नागरिकों का जीने का अधिकार देता है। लेकिन विडंबना ये बात है, ये उसमें इंक्लूड नहीं किया है कि यह संविधान भारत के प्रत्येक नागरिकों को जीने का अधिकार देता है, लेकिन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो, इसकी गारंटी नहीं देता है। इसकी गारंटी देता है, यदि यह लिखा गया होता तो इसमें बहुत सारी आमूलचूल परिवर्तन करने होते, जो बाबा ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन में के प्रवचन में बात बाबा कही थी। उसमें 17 प्रकार का रिफॉर्मेशन की बात बाबा ने कहा। तो एक रिफॉर्मेशन होगा कोऑपरेटिव सिस्टम का। ये क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ सदविप्राज और जुडिशियल बोर्ड ऑफ सदविप्राज दोनों का एक मीटिंग होगी, और उसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ सदविप्राज होंगे, वो क्या करेंगे? जुडिशियल बोर्ड ऑफ सदविप्राज के साथ में कम्युनिकेशन करके एक रूल पास करेंगे। वो कौन रूल पास करेंगे? ये रूल 3 प्रकार का इंडस्ट्रीज होगा, और तीनों प्रकार की इंडस्ट्रीज की मान्यता किस प्रकार दी जाएगी,
कॉन्स्टिट्यूशनली ये बाबा इसमें कहते हैं। पहला स्मॉल स्केल सेक्टर होगा इंडस्ट्रीज का, ठीक है ना, स्मॉल स्केल सेक्टर होगा इंडस्ट्रीज का। दूसरा होगा कोऑपरेटिव सेक्टर होगा इंडस्ट्रीज का, और तीसरा होगा पब्लिक सेक्टर होगा इंडस्ट्रीज का। अब बात है कि कौन इंडस्ट्रीज किसके माध्यम से चलाएंगे। कोऑपरेटिव सेक्टर का इंडस्ट्रीज कौन कौन इंडस्ट्रीज होगा, वो संवैधानिक रूप से मान्यता हो जाएगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर का जितने इंडस्ट्रीज हैं, ये संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हो जाएगा कि इतने सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज हैं वो कोऑपरेटिव के ही माध्यम से चलाए जाएंगे, कोई धन कुबेर के माध्यम से नहीं चलाए जाएंगे। तो गरीबी मिटेगी क्यों नहीं, गरीबी मिटेगी। अब है क्या कि प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्रीज क्या होगा, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग, छोटा छोटा कुटीर उद्योग। जैसे मान लीजिए अपना कोई छोटा सा उद्योग खोल लिया अपने घर में, अपने घर में ही छोटा सा हैंडलूम का इंडस्ट्री खोल लिया छोटे छोटे पैमाने पर, इसको प्राइवेट सेक्टर में हम रख सकते हैं। इसको व्यक्तिगत मालिकाना, इसको व्यक्तिगत संवैधानिक रूप से मान्यता इसको दी जाएगी, प्राइवेट इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू प्राइवेट इकोनॉमी। उसके बाद में एग्रीकल्चर, जैसे मान लीजिए कोई किसान है, वो अपना खेती कर रहे हैं, खेती करके अपने धान, गेहूं, सरसों, तीसी, अलसी और चना, जितने प्रकार की फसल है उसको उगा सकते हैं, उसको भंडारण भी कर सकते हैं। इसको प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता है। दूसरा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अलग होता है, कोऑपरेटिव अलग होता है। पार्टनरशिप होना, कोऑपरेटिव, दोनों अलग अलग चीज हो गया। जैसे कि एक छोटे पैमाने पर, जैसे बड़े पैमाने पर नहीं, बड़े पैमाने पर जो कंपनियां अरबों खरबों में जो लूट रही है लोगों को, वो कंपनी की बात में नहीं कह रही। ये छोटे छोटे व्यवसाय का पार्टनरशिप, जैसे दो व्यक्ति ने मिलकर के किराना स्टोर खोल लिया, तो इस प्रकार की छोटे छोटे किराना स्टोर हो गए या बड़े किराना स्टोर हो गए, जो भी हो, इसको प्राइवेट सेक्टर में रखा जा सकता है। बस हो ही गया है, एक पॉइंट और रह गया, 5 मिनट। और दूसरा है कोऑपरेटिव। अब बताया जाए जैसे कार की कारखाना और बस की कारखाना, मोटरसाइकिल की कारखाना, ये क्या हो गया, ये हो गया बहुत बड़े पैमाने का उद्योग हो गए। इसको लार्ज स्केल कहते हैं उद्योग। इसको लार्ज स्केल उद्योग हमेशा कोऑपरेटिव के माध्यम से चलेगा। जैसे मान लीजिए टाटा स्टील कंपनी है, ये ह्यूज इंडस्ट्रीज है, ये इवन कोऑपरेटिव भी नहीं, ये सरकार के द्वारा निबंधन किया जाएगा, लेकिन आज वो कोऑपरेटिव के माध्यम से भी नहीं चल रहा, गवर्नमेंट की तो बात की तो इसमें क्या होगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में कितने प्रकार के आएंगे, उसमें बाबा बोलते हैं जैसे लाइट इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, जैसे बत्ती, लाइट, स्विच, है ना, आयरन, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ये जितने प्रकार की जो गुड्स है ये कोऑपरेटिव के माध्यम से चलाए जाएंगे। और इसके बाद में मीडियम स्केल कोऑपरेटिव जो होगा, जो कृषि सहायक उद्योग, एग्रीको इंडस्ट्रीज, इसको भी, लेकिन मीडियम साइज का बाबा इसको कहते हैं। इसमें भी देखिए बाबा बहुत क्लियर किए हैं कि कुछ कुछ एक ही इंडस्ट्रीज मीडियम साइज का होगा, एक लार्ज स्केल पर होगा। जो मीडियम साइज का जो एग्रीको इंडस्ट्रीज होगा वो कोऑपरेटिव साइज का, लेकिन एकदम बहुत बड़े पैमाने का होगा ना, तो उसको कोऑपरेटिव में डायरेक्ट की इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आ जाएगा। तो उसमें क्या है
किसी को कहते हैं पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में कौन कौन होगा? वो सीधे इमीडिएट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाएगा। तो उसमें क्या है? रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल में बहुत सारा चीज आएगा, ऑयल आएगा, गैस आएगा, कॉपर आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, सीमेंट आएगा, कोल आएगा, मशीन आएगा, टूल्स आएगा। ये जितने जो चीजें हैं ये इंजीनियरिंग गुड्स है बड़े पैमाने का। ये कोऑपरेटिव पर चलेंगे, ये चलेंगे किसके द्वारा? इमीडिएट गवर्नमेंट के माध्यम से। तो इसमें क्या है कि 4 प्रकार का है। हैवी कैपिटल गुड्स, बृहद मूल मशीनरी, वो कैसे हो गया? जैसे जेसीबी का मशीन, वो की इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आएगा, है ना। बड़े बड़े क्रेन की इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां की इंडस्ट्रीज के अंतर्गत, सीधे गवर्नमेंट उसको नियंत्रण करेगा। जैसे टिस्को, ये जितने सारे इंडस्ट्रीज है, टाटा स्टील प्लांट्स, ये कभी कोऑपरेटिव के माध्यम से नहीं, वो सीधे किसके माध्यम से चलना चाहिए? ये चलना चाहिए गवर्नमेंट, इमीडिएट गवर्नमेंट, जो वहां का लोकल गवर्नमेंट है उसके माध्यम से। तो इनकम किसके पास जाएगा? लोकल गवर्नमेंट के पास जाएगा। और गवर्नमेंट के पास इनकम होगा तो जन सेवा करेगा, और वह कोऑपरेटिव के माध्यम से होगा तो लोगों के बीच में जाएगा, लोगों के पास में जिसका अंश दान आएगा। और आज के समय में क्या हो रहा है कि जितने की इंडस्ट्रीज है अच्छे अच्छे, वो सब प्राइवेट सेक्टर को लेकर के बैठा हुआ है। अब बताइए, उसी प्राइवेट में, उसी सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति, उसका पेमेंट मान लीजिए 25,000 है, और एक का पेमेंट, सीईओ का पेमेंट सीधे जो है 25 लाख है। आकाश पताल का अंतर है। और जिसका इंडस्ट्रीज है उसका तो इनकम पर डे का करोड़ों में है। अब जैसे मान लीजिए जियो कंपनी का एक दिन का इनकम कितना होगा उसका? क्या करोड़ों में नहीं है? क्या है कि नहीं है? है। इतना पॉपुलेशन है, सबको सिम भराना, सबको टॉपअप कराना, सबको बैलेंस भराना, उसमें करोड़ों का इनकम, करोड़ों पॉपुलेशन है, कई करोड़ इनकम हो रहा है एक दिन का। तो कहते हैं कि इस प्रकार का, कहते हैं जिसको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये भी की इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आएगा। और डिफेंस का जितनी मिशनरी हो गया, जैसे कि मशीन गन, राइफल, मिसाइल्स, ये जितनी प्रकार की जो डिफेंस का गुड्स है, सभी की इंडस्ट्रीज वो चले गए इमीडिएट गवर्नमेंट के माध्यम से। और जितनी प्रकार का ओर है, जैसे हेमेटाइट हो गया, ये कहाँ किसका ओर है? आयरन का है। तो जो जैसे कोल माइंस हुआ, कोल का कारखाना हो गया, जमीन से सीधे निकलता है, तो सरकार के अंदर में। लेकिन आज कोई ना कोई विदेशी कंपनियां किसी न कोई ठेका ले रखा है, तो इनकम किसके पास जाएगा? उसके पास जाएगा। तो बाबा इसको क्या करना चाहते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिफॉर्म करके कि कौन उद्योग किसके माध्यम से चलना चाहिए। और जब ऐसा हो जाएगा एक दिन, तो यह धरती स्वर्ग हो जाएगा। जिस प्रकार का हम कल्पना करते हैं स्वर्ग की धरती, और यह धूल धूसरी जो धरती है, इसके ऊपर स्वर्ग को लाना कोई आसान नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार की इश्यू कहते हैं एग्रेरियन रिवॉल्यूशन, कृषि विप्लव। और जब तक से इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, कितना भी उपज हो रहा है, कितना ही तरह तरह की खाद को व्यवहार करके एक के बदले 2 हम पैदा कर रहे हैं, माने फसल जैसे 4 टन पैदा होना चाहिए तो उसको हम 20 टन पैदा कर रहे हैं खाद के माध्यम से। ये जो जितने प्रकार की खाद जो आ रहा है, फर्टिलाइजर, कंपोस्ट तो अलग, कंपोस्ट के माध्यम से हम लोगों को जरूरत, कंपोस्ट के माध्यम से उपजाना है। जो पुराने जो जैविक खाद्य है उसके माध्यम से हमें अधिक से अधिक कृषि में उपयोग करके कृषि को समृद्ध बनाना है, ताकि उसके ऊपर उसका हमारे ऊपर स्वास्थ्य का प्रभाव न पड़े, हमारे ऊपर उसका गलत प्रभाव न पड़े। तो बाबा कृषि विप्लव के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से, जो कृषि जगत में हो रहे शोषण किसानों के ऊपर या
किसी के ऊपर जो शोषण हो रहे हैं उसकी दास्ता से मुक्ति दिलाना ही कृषि विप्लव का एकमात्र उद्देश्य है। यही है। तो आज का क्लास यहीं पर विराम दिया जा रहा है, फिर आगे क्लास में लोग बैठेंगे। नमस्कार।